हेलो फेलस, वेलकम टू एनिमे पिकोरा। आज हम जुजुत्सु काइसन के कलिंग गेम के स्टार्टिंग एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट है। एपिसोड 1 एग्जीक्यूशन की शुरुआत में हमें यूजी इटाडोरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने खून से भरे हाथों को धो रहा होता है और उसके बाद वो कर्स्ड स्पिरिट से लड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि अपना यूजी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और फिर अगले ही सीन में हमें यूटा को दिखाया जाता है, जिसने यूजी के सिर पे कटाना रखी होती है। कहानी थोड़े वक्त पीछे जाती है और हमें जेनिन क्लैन के नायो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ से पूछता है कि माई चैन क्या मर गई है। यहाँ पे नायो माई चैन माँ की चैन की बुराई करता है और बोलता है उन दोनों को मर जाना चाहिए। हमें कहानी में आगे बताया जाता है कि नायो के पापा, जो कि करंट जेनिन क्लैन के हेड है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जो भी शिबुया में हुआ था उसकी वजह से। फिर हमें बताया जाता है नायोबितो जेनिन की डेथ हो गई है और नायो को करंट हेड बनाया जाएगा और सारे कर्स टूल्स का एक्सेस नायो के पास चला जाएगा, पर उसे यूज करने के लिए उसे अपने दोनों भाइयों की परमिशन लेनी होगी। और यहाँ पे एक और बात बताई जाती है कि अगर किसी भी कारण गोजो बीमार पड़ जाता है या मर जाता है तो तोजी की विश को पूरा किया जाएगा और मेग्युमी को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। इस बात को सुनकर नायो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो अपनी माँ से कहता है कि वो सुकुना के वेसल यानी कि यूजी इताडोरी को मारने जा रहा है और उसके साथ मेग्युमी को भी निपटा देगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें चोजो और इटाडोरी को बात करते हुए दिखाया जाता है। चोजो अपने भाई यानी कि यूजा से पूछता है कि तुम्हारे घाव कैसे हैं, जिसपे यूजी का जवाब होता है कि वो अब पहले से काफी बेटर है, लेकिन अभी वहाँ दर्द है जहाँ पर ब्लैक फेस्ट लगा था। यूजी यहाँ पे बताता है कि सुकुना की पावर बढ़ती ही जा रही है और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है अपने मेग्युमी को लेकर। यहाँ पर यूजी को शिबुया में जो उसने मास मर्डर किया था उसका बहुत ज्यादा गम था, जिसकी वजह से वो किसी भी जुजुत्सु हाई से कनेक्शन नहीं रखना चाहता। शिबुया पूरी तरह से कर्स्ड स्पिरिट से भर चुका है और यूजी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदकर काफी सारे कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करता है, जिसमें उसके साथ अपना चोजो भी देता है ब्लड पियर्सिंग टेक्निक का यूज करके। फाइट के बीच में अचानक से नायो आ जाता है, जो कि बोलता है कि मेग्युमी यहाँ पर नहीं है और बताता है कि तुम लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है और तुम्हें बचाने वाला गोजो भी अब नहीं है। गाइस, अगर आप गोजो को पसंद करते हैं तो एक लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो गोजो इज स्ट्रॉन्गेस्ट। स्टोरी पे वापस आते हैं। बातों के बीच में ही नायो इटाडोरी पे हमला कर देता है और उसे खींच के मुक्का मारता है। देखो गाइस, आगे बढ़ने से पहले नायो के कर्स टेक्निक प्रोजेक्टाइल सॉर्सरी को समझते हैं। इसमें नायो 1 सेकंड को 24 फ्रेम में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्शनली फास्ट हो जाता है। कहानी में वापस आए तो चोजो नायो पे अटैक करता है, बट नायो उसको 100 से भी ज्यादा पंचेस बहुत ही फास्टली मारता है और बीच में अपने बाल भी बनाता है। यूजी और चोसो दोनों को काफी मुश्किल हो रही होती है नायो के साथ फाइट में। तभी अचानक से तीनों को कुछ अजीब सा फील होता है। यूजी बोलता है क्या ये गोजो सेंसेई ही है? नहीं, ये तो उससे भी बुरा है। और तभी अपने फाइट में यूटा की एंट्री होती है, जो कि यूजी को मारने आया होता है। इसी बात पे यूटा वाले सब्सक्राइब कर दे। नायो बोलता है कि यूटा, मैं तुम्हारी साइड हूँ। और इसके बाद यूटा यूजी के पीछे चला जाता है और नायो चोजो के पीछे। इसके बाद हमें यूटा और यूजी की फाइट दिखाई जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एपिसोड की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है। यूटा अपने पैरों से कटाना को हटाकर दूर कर देता है और फिर यूटा यूजी पे कटाना से लगातार वार करता है, बट यूजी उन सबको डॉज कर देता है। यूजी यूटा के अंदर बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी को देख पाता है, जिसकी वजह से वीकर साइड पे यूजी होता है। यहाँ पे हमें एक अमेजिंग चीज बताई जाती है कि यूटा के पास गोजो से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, बट गोजो के पास 6 साइज है, जिसकी हेल्प से प्रैक्टिकली 0 कर्स्ड एनर्जी वेस्ट करता है। इसलिए गोजो बेस्ट है। यहाँ पे यूजी गोजो की एक बात को याद करके अपनी सारी कर्स्ड एनर्जी को एक छोटे से नाइफ में डालता है, बट यूटा इसको डिफेंड कर लेता है। यूजी को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है, बट यूजी ने यूटा का कटाना तोड़ दिया होता है और भाग के उस पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी पीछे से उसको रीका पकड़ लेती है और यूटा यूजी के छाती में कटाना घुसा देता है। एपिसोड 1 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। क्या इटाडोरी मर गया? इसको पता करने के लिए एपिसोड 2 देखिए। एपिसोड 2 वन मोर टाइम की शुरुआत में नायो को दिखाया जाता है, जो कि अपने चोजो को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। चोजो उसके फास्ट पंचेस को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाता और फिर नायो पंचेस के बीच में एक चाकू निकाल के चोजो के पेट में मार देता है। यहाँ पे नायो चोजो को बोलता है कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई से कमजोर है तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। चोजो इसके जवाब में बोलता है कि बड़े भाई की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है छोटे भाई के जीवन में। जो गलतियां बड़ा भाई कर चुका होता है उसे छोटे भाई को बचाया जा सकता है।
और बातों के बीच में ही चोजो अपने ब्लड का यूज करके नायो पे अटैक कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चोजो की कर्श टेक्निक को समझते हैं। चोजो की कर्श टेक्निक का नाम है ब्लड मैनिपुलेशन, जिसमें वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके अटैक करता है, जिसमें पियर्सिंग ब्लड जैसी टेक्निक शामिल है। जब तक चोजो की कर्श एनर्जी खत्म नहीं होती तब तक उसके पास इनफिनाइट ब्लड है। और फाइट के एंड में चोजो सुपरनोवा का यूज करके नायो को घुटने पर ले आता है। इसके बाद चोजो नायो को मारने जा ही रहा होता है, तभी पीछे से यूटा आ जाता है और चोजो को एक मुक्के में ही घायल कर देता है। यूटा के हाथ में यूजी की बॉडी होती है। नायो अपने हार से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बहुत ज्यादा घायल भी। यूटा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक आरसीटी का यूज करके नायो सान को हील कर देता है और उसे बोलता है कि यूजी की डेथ को रिपोर्ट ऊपर जाके कर दो। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी के बचपन का एक सपना दिखाया जाता है, जिसमें यूजी अपने पापा जिन के गोद में होता है। यूजी के दादा जिन को बोल रहे होते हैं कि तुम अब आजाद हो, लेकिन तुम्हें उस औरत से दूर रहना होगा वरना तुम मारे जाओगे। यहाँ पे यूजी की मम्मी की बात हो रही होती है, जिसका नाम कायोरी होता है और उसके भी सिर पे केंजाकू जैसे मार्क होते हैं। और फिर अचानक से यूजी की आंख खुलती है और उसके सामने यूटा बैठा होता है। हाँ दोस्तों, यूजी को यूटा ने आरसीटी का यूज करके हील कर दिया होता है। और फिर हमें यूटा बताता है कि सितंबर के महीने में गोजो सेंसेई ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी और तुम्हारा ख्याल रखने को बोला था, इसलिए मुझे ये सब नाटक रचना पड़ा। यूजी और यूटा बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अचानक से मेग्यूमी फिशुगिरो आ जाता है और यूजी को खींच कर बोलता है कि चलो मेरे साथ। यूजी मेग्यूमी को साफ मना कर देता है। उसे एक्चुअली अभी भी शिबुया में जो हुआ था उसका गम होता है और वो जुजुत्सु हाई नहीं जाना चाहता है। मेग्यूमी यहाँ इटाडोरी को बोलता है कि हम हीरोज नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स है, हमारा काम लोगों को बचाना है और तुम्हें मुझे बचाना होगा। और फिर मेग्यूमी हमें यहाँ बताता है कि एक डेथ गेम चालू होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास कर्स टेक्निक है और इसका नाम कलिंग गेम है और इस गेम में मेरी बहन सुमिकी भी है। इटाडोरी मान जाता है मेग्यूमी के साथ जाने के लिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम्स के रूल्स बताए जाते हैं, जो कि स्क्रीन पे हैं, पॉज करके पढ़ लो। आगे की स्टोरीज में मैं एक एक करके बता ही दूंगा। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में यूजी यूटा और मेग्यूमी को बताता है कि सुकुना मेग्यूमी को लेकर कुछ प्लान कर रहा है और मेरे अंदर अब सुकुना की 15 फिंगर्स है, जिससे वो मेरी बॉडी पे कंट्रोल लेना चाहता है। और यूजी को ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो बाकी की 5 फिंगर्स भी खा लेगा तब भी सुकुना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मेग्यूमी को चाहता है। यूजी यहाँ यूटा को कहता है कि अगर सुकुना ने मेरे ऊपर फिर से कंट्रोल ले लिया तो मुझे बिना हिचकिचाए मार देना, जिसपे यूटा ठीक है बोल देता है। इसके बाद ये सारे तेंजिन सामा के पास जाते हैं और भी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, और इनके साथ सुकुमो भी रहती है। नेक्स्ट सीन में यूजी, यूटा, मेग्यूमी, चोसो ये सारे अपनी माकी और सुकुमो से मिलते हैं और तेंजिन सामा तक पहुंचने के लिए मल्टीपल गेट्स को क्रॉस करते हैं, जिसमें इनकी मदद चोसो करता है। एक्चुअली चोजो के भाइयों को वहाँ पे स्टोर कर रखा होता है, जिससे चोजो सेंस कर पाता है। इसकी मदद से छेओ तेंजिन सामा के पास पहुंच जाते हैं और फिर हमें तेंजिन सामा को दिखाया जाता है और एपिसोड 2 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। एपिसोड 3 में सिर्फ बातें हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की वेब सीरीज को समझने के लिए। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें तेंजिन सामा को दिखाया जाता है और अपने सारे कैरेक्टर्स तेंजिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। सुकुमो तेंजिन से पूछती है कि आपने टॉम्स ऑफ स्टार्स को बंद क्यों कर दिया, जिसपे तेंजिन सामा बोलते हैं कि उनको केंजाकू से मिलने का डर था, इसलिए। तेंजिन सामा हमें यहाँ पे केंजाकू के बारे में बताते हैं, जिसका नाम पहले नोरितोशी कामो था, जो कि एक सॉर्सरर हुआ करता था और उसने अभी गेटो की बॉडी को कैप्चर कर रखा है। तभी बीच में यूजी तेंजिन सामा से पूछता है कि आप ऐसा क्यों दिखते हो, जिसपे तेंजिन सामा जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैं अमर हूँ, लेकिन मेरी एज रुकती नहीं है और तुम भी ऐसे ही दिखोगे जब तुम 500 साल के हो जाओगे। यूटा यहाँ तेंजिन सामा से पूछता है कि केंजाकू का क्या गोल है और प्रिज्म रियल में को कैसे ओपन कर सकते हैं, जिसमें अपना गोजो फंसा हुआ है। इस चीज को बताने के लिए तेंजिन सामा एक कंडीशन रखते हैं कि यूटा, सुकुमो और चोजो को यहीं रुकना होगा और उनको प्रोटेक्ट करना होगा, जिसपे सुकुमो पूछती है कि तुम तो इमोर्टल हो, तो तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। और फिर तेंजिन हमें केंजाकू का रियल प्लान बताता है। केंजाकू सारे लोगों को सॉर्सरर में बदलना चाहता है, बट इसे पूरा करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कर्स्ड एनर्जी ही नहीं है, इसलिए केंजाकू सारे लोगों को तेंजिन सामा के साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन तेंजिन सामा के
साथ जुड़ने के लिए एक स्टार प्लाज्मा वेसल की जरूरत तो पड़ेगी, कोई आम आदमी तो नहीं जुड़ सकता। जिसपे तेंजिन सामा बोलते हैं कि 12 साल पहले बात बिल्कुल ट्रू थी, बट अभी कोई भी मेरे साथ जुड़ सकता है। और फिर माकी पूछती है कि अगर आप जुड़ने के लिए मना कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। जिसपे तेंजिन बोलते हैं कि मेरे इवोल्यूशन की वजह से मैं अब एक कर्स्ड स्पिरिट बन चुका हूँ और मुझ पे अब कर्स्ड मैनिपुलेशन का यूज करके अटैक किया जा सकता है और केंजाकू मुझे कैप्चर करना चाहता है, इसलिए मुझे गार्ड की जरूरत। सुकुमो पूछती है ये सब अभी क्यों कर रहा है केंजाकू। जिसपे तेंजिन बोलते हैं कि 6 साइज स्टार प्लाज्मा वेसल और मैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पास्ट में केंजाकू को 6 साइज ने ये सब करने से रोका। जिसके बाद केंजाकू ने स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइज यूजर दोनों को ही मार डाला था, बट एक नया 6 साइज यूजर्स पैदा हो गया, इसलिए केंजाकू ने इस बार 6 साइज यूजर को मारने के बजाय उससे कैप्चर किया है। फिर यहाँ हमें कलिंग गेम के बारे में कुछ रूल्स बताए जाते हैं। एक रूल ये होता है कि केंजाकू खुद गेम मास्टर नहीं बन सकता, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इसका मतलब ये है कि केंजाकू को मारने के बाद भी इस गेम का एंड नहीं होगा। रूल नंबर 6 ये होता है कि सॉर्सरर 100 पॉइंट वेस्ट करके एक एडिशनल रूल ऐड कर सकते हैं। जिसपे मैग्यूमी और यूटा प्लान बनाते हैं कि एक नया गेम रूल ऐड करेंगे जिससे गेम से बाहर निकला जा सकता है, और दूसरा कि गोजो को फ्री करना होगा। तेंजिन सामा के पास अपने चोसो और सुकुमो रुकते हैं। फिर तेंजिन सामा उन्हें एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट देते हैं जिसका नाम प्रिज्म रियल में बैक होता है, जिससे गोजो को छुड़ाया जा सकता है। और इसे खोलने के लिए कलिंग गेम में एक सॉर्सरर है जिसका नाम एंजल होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सिर्फ रूल्स के बारे में बातें होती हैं, जिसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद हमें आगे की प्लानिंग बताई जाती। चोजो और यूटा तेंजिन के पास ही रुकने का फैसला करते हैं। माकी जेनिन हाउस से सारे कर्स्ड टूल्स लेने के लिए जाती है और यूटा बोलता है कि वो गेम में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेगा। यूजी और मैग्यूमी किंजी हकारी से मिलने जाते हैं और उसे कैसे भी अपने टीम में शामिल करना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें माकी को दिखाया जाता है जो कि जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रही होती है और उसकी मुलाकात नायो से होती है। नायो बोलता है कि इतनी बदसूरत चेहरे को तो बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। माकी चैन को और भी बुरा भला बोल रहा होता है। माकी यहाँ पे सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को लेने आई होती है। माकी फिर चलते हुए फॉरबिडन वॉल्ट की तरफ जाती है जहाँ पे जाना उसको अलाउड नहीं होता। उस वॉल्ट की चाबी उसे फुशिगिरो ने दी होती है क्योंकि जेनिन क्लैन का करंट हेड अब मैग्यूमे बन चुका होता है। माकी फिर चाबी लगा के फॉरबिडन वॉल्ट को खोलती है और वहाँ पे उसको अपने दादा दिखाई देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें नायो और जिनचिन बात करते हुए दिखाई देते हैं। जिनचिन बोलता है कि अभी तुम जेनिन क्लैन का हेड मैग्यूमी को बनने दो, जिसपे नायो पूछता है क्यों। जिनचिन हमें बताता है कि शिबुया में जो भी हुआ था उसके बाद सातोरू गोजो को जुजुत्सु से निकाल दिया गया है और जो भी उसे सील से छुड़ाने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। तो इस चीज का फायदा उठा के मैग्यूमी माकी और माए को खत्म कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। माकी और उसके दादा ओजी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ओजी बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी कर्स टूल नहीं है माकी, हमने यहाँ से सारे कर्स टूल हटा दिए क्योंकि हमें तुम्हारी इंटेंशंस का अंदाजा हो गया था। और उसके जस्ट बगल में माई चैन खून से लटपट जमीन पे पड़ी हुई होती है। इसके बाद बिना सोचे समझे माकी अपना कर्स टूल जिसका नाम ड्रैगन बॉर्न होता है उसे निकाल कर ओजी पर हमला कर देती है, पर अपना ओजी अपने कर्स टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम इमोशंस का यूज करके माकी को ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है। इसके बाद ओजी माकी और माई दोनों को एक कमरे में मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद माई रगड़ते हुए माकी के पास जाती है, उसके सर को पकड़ती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें माकी और माई के पास्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पे माकी और माई को दिखाया जाता है जो कि एक बीच पर बैठे हुए होते हैं। माई माकी से पूछती है कि हम दोनों जुड़वा हैं और हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। जिसके बाद माई चैन माकी के सारी कर्स्ड एनर्जी को लेकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और माकी को बोलती है कि सब कुछ खत्म कर दो। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। माकी माई माई चिल्ला रही होती पर माई कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद हमें ओजी को दिखाया जाता है जिसे अचानक से कुछ अजीब सा फील होता है और अपनी टेक्निक ब्लेजिंग करेज का इस्तेमाल करता है और सिर्फ 1 सेकंड में माकी उसके फोरहेड को बीच से काट देती है और ओजी वहीं मारा जाता है। माकी की पावर अब तोजी के बराबर हो जाती है ड्यू टू हेवनली रेस्ट्रिक्शंस, जिससे उसके पास 0 कर्स्ड एनर्जी होती है। इसके बाद पूरे जेनिन क्लैन में हंगामा फैल जाता है और सारे लीडर माकी को मारने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। माकी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से सबको मारती है, इतनी बुरी तरीके से कि पूरा हॉल खून से भर जाता है। वीडियो में अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।
इसके बाद सारे लीडर्स अपने कर्स मैनिपुलेशन का और टेक्निक का यूज करके माकी पे अटैक करते हैं। एक सॉर्सरर माकी को 2 हाथों के बीच में फंसा लेता है, पर माकी उसे बहुत इजीली तोड़ देती है और एक सॉर्सरर पे अपने ब्लेड से अटैक करती है और उसके गले में अपने हाथ डाल के उसे बहुत ही ज्यादा गंदी मौत देती है। उसके बाद एक सॉर्सरर अपनी आंखों का इस्तेमाल करके माकी को एक जगह होल्ड करता है और जिंची माकी पे अटैक करने के लिए जाता है और उस पे अपने पंच को लॉन्च करता है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। बट हमें धुएं से निकलते हुए माकी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में जिनचिन का सर होता है। माकी ने यहाँ पे सारे लीडर्स को पेल दिया होता है और तभी वहाँ नायो आ जाता है, जिसके बाद हमें माकी और नायो के बीच की फाइट दिखाई जाती है। फाइट के बीच में नायो माकी को बोलता है कि तुम टोजी नहीं बन सकती कभी भी, जिसके बाद नायो अपने टेक्निक का यूज करके माकी पे खूब सारे पंचेस मारता है और नायो अपना फाइनल अटैक माकी पर करने जाता है, पर माकी ने नायो के स्पीड को मैच कर लिया होता है और उसे उसकी हाई स्पीड पे एक खींच के मुक्का मारती है जिससे नायो का पूरा जबड़ा टूट जाता है। और इसके बाद माकी पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ रही होती और उसे मार देती है और नायो की पीठ में आके माकी की माँ चाकू मार देती है, जिसके बाद दोनों मर जाते हैं। इसके बाद माकी माई की बॉडी लेकर क्लैन से बाहर चली जाती है और इसके बाद हमें बताया जाता है कामो क्लैन और गोजो क्लैन के हेडक्वार्टर्स ने जेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिली से हटा दिया है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पांडा के बचपन को दिखाया जाता है। यागा जिसने पांडा को बनाया है उसे पनिशमेंट मिली होती है और उसके हाथों को बांधा हुआ होता है। योशिनोबी यागा को बोलते हैं कि जुजुत्सु अपर ऑथोरिटीज ने तुम्हें जेल में रखने का ऑर्डर दिया है और क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि चीजें तुम कैसे बनाते हो। एक्चुअली यागा अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके नॉन लिविंग थिंग्स में जान डाल देते हैं, बट वो ये टेक्निक शेयर नहीं करते। यागा यहाँ पे एक डॉल से बात कर रहे होते हैं जिसको उसने अपनी कर्स टेक्निक से बनाया होता है, जिसका नाम टाकेरू होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुसागाबे को दिखाया जाता है जिसने पांडा को आजाद कर दिया होता है। पांडा पूछता है मुझे क्यों आजाद किया, जिसपे कुसागाबे बोलता है कि यागा का मेरे ऊपर एक एहसान है और तुम्हें यागा को बचाना होगा। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। पास्ट में हमें कुसागाबे को अपनी बहन के साथ दिखाया जाता है जो कि यागा से मिलने जाती है। एक्चुअली कुसागाबे की बहन का बेटा मर गया होता है और यागा ने उसकी आत्मा को ताकेरू में डाल दिया होता है। कुसागाबे की बहन उसे पकड़कर रोने लगती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और सॉर्सरर यागा से पूछते हैं कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे यागा बोलते हैं अपने बेटे को देखने, जिसपे सॉर्सरर बताता है कि तुम्हें डेथ सेंटेंस मिली है। अगर तुम बता दोगे कि तुम वो कर्स डॉल कैसे बनाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल योशिनोबी आ जाते हैं और यागा को मार देते हैं। मरने से पहले यागा बताता है कि आप शरीर की इंफॉर्मेशन का यूज करके आत्मा को वापस बना सकते हो। इनडायरेक्टली वो अपने सीक्रेट के बारे में बताता है, जिसपे प्रिंसिपल गुस्सा होके बोलते हैं कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं थी। पांडा भागते हुए यागा को गले लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि पांडा भी रो सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी और मेग्यूमी को दिखाया जाता है जो कि किंजी हकारी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उसके पास गए होते हैं। हकारी को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया होता है, इसलिए मेग्यूमी और यूजी कपड़े बदलकर उससे मिलने जाते हैं और 2 लोग इनसे पूछताछ करने लगते हैं। हकारी ये सब कैमरा में देख रहा होता है और वो ये ऑर्डर देता है कि यूजी इटाडोरी को फाइट करना होगा। यूजी को यहाँ पे फाइट के रूल्स बताए जाते हैं, जिसमें पहला रूल होता है कि कर्स्ड एनर्जी का यूज नहीं करना और लिमिटेड बाउंड्री में फाइट करनी है क्योंकि ऑडियंस कर्स्ड एनर्जी को नहीं देख सकती। इसके बाद यूजी को बैटल ग्राउंड में जाते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली हकारी एक सट्टेबाज होता है और वो ये अंडरग्राउंड फाइट वही करा रहा होता है पैसों के लिए। हकारी से मिलने के लिए यूजी और मेग्यूमी को ये सब करना पड़ेगा। कहानी पे वापस आते हैं और हमें पता चलता है कि यूजी का अपोनेंट और कोई नहीं अपना पांडा होता है। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और हमें यूजी फाइट के बीच में पांडा से पूछता है कि तुम हकारी से मिल पाए, जिसपे पांडा ना बोलता है। इस फाइट में दोनों ही एक्टिंग करके लड़ रहे होते हैं और यूजी इस फाइट को जीत जाता है और पांडा जानबूझ के हार जाता है। इसके बाद हकारी यूजी को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि यूजी ने काफी इंटरेस्टिंग फाइट करी होती है और हकारी उसे एक प्रॉफिटेबल फाइटर की तरह देखता है। नेक्स्ट सीन में हमें पांडा और मेग्यूमी को बात करते हुए दिखाया जाता है। मेग्यूमी पूछता है कि तुम अब तक हकारी से मिले क्यों नहीं, जिस पे पांडा जवाब देता है कि मुझे पता है हकारी छत के मॉनिटर रूम पे है, पर मैं जब भी उसके कमरे के पास जाता हूँ तो वो कमरा और दूर चला जाता है
दोस्तों ये टेक्निक किरारा की होती है। दोस्तों ये टेक्निक किरारा की कर्श टेक्निक होती है। किरारा यहाँ पे यूजी को हकारी के पास ले जाती है और यूजी फर्स्ट टाइम हकारी से मिलता है। हकारी यूजी के आते ही एक सवाल पूछता है कि क्या तुम 1 मिलियन येन कमाना चाहते हो सिर्फ घंटे का काम करके? जिस पे यूजी बोलता है कि डिपेंड करता है कि काम क्या है। जिस पे हकारी बोलता है कि तुम्हें मुझे 200,000 येन देने होंगे तब जाके मैं तुम्हें काम बताऊंगा। गाइज यहाँ पे दोनों सिर पैर की बातें कर रहे होते हैं। तभी बातों के बीच में हकारी का फोन बजता है। किरारा उसे मिस कॉल कर रही होती है और फिर अचानक से हकारी यूजी पे अटैक कर देता है। एक्चुअली हकारी बताता है कि किरारा उसे तभी कॉल करती है जब उसे डाउट होता है कि कोई सॉर्सरर जुजुत्सु हाई से यहाँ पर घुस चुका है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें हकारी के बॉडीगार्ड्स को दिखाया जाता है पर उन्हें एक एक करके अपने मेग्युमी और पांडा निपटा देते हैं। इसके बाद मेग्युमी और पांडा रूफटॉप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें किरारा देख लेती है और किरारा समझ जाती है कि मेग्युमी हाई स्कूल से आया हुआ है और पांडा भी उसके साथ मिला हुआ है। किरारी बिना सोचे समझे हकारी को कॉल कर देती है और हकारी भी अलर्ट पे चला जाता है। इसके बाद मेग्युमी और पांडा किरारी पे अटैक कर देते हैं पर किरारी पांडा और मेग्युमी दोनों पर भारी पड़ रही होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले किरारी की टेक्निक को समझना पड़ेगा। किरारी की टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। किरारी की टेक्निक आसमान के कॉन्स्टिलेशन पे बेस्ड है। किरारी जिस भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को टच करती है उस पे स्टार मार्क आ जाता है। किरारी की कर्स टेक्निक में ज्यादा कर्स्ड एनर्जी वाला लो कर्स्ड एनर्जी वाले को अट्रैक्ट और रेपल करता है। इसकी कर्स टेक्निक को तोड़ने के लिए स्टार्स को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में टच करना होगा। कहानी पे वापस आए तो मेग्युमी ये सारी बातें फिगर आउट कर लेता है और मेग्युमी किरारी पे अटैक कर देता है और उसे जमीन पे नॉक कर देता है। पर मेग्युमी उसके सामने झुक के रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो, जिस पे किरारी मान जाती है। पर अचानक से ही मॉनिटर रूम के गेट टूटता है और हमें यूजी उड़ते हुए जमीन पर गिरते हुए दिखाई देता है। हकारी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है। हकारी अपने यूजी पे खूब सारे पंचेस मारता है बट यूजी हार नहीं मानता और ना ही हकारी पे अटैक करता है। हकारी शॉक हो जाता है कि यूजी ने इतने सारे पंचेस को झेल कैसे लिया और यूजी का जज्बा देखकर हकारी यूजी की मदद करने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पे कोगाने उड़ते हुए आ जाती है। कोगाने कलिंग गेम का एक तरीके से कोच है। वो बताता है कि न्यू रूल ऐड किया गया है। ये रूल काशिमो ने ऐड किया होता है जिसके पास 200 पॉइंट होते हैं। इस रूल में सारे प्लेयर्स एक दूसरे के इंफॉर्मेशन जैसे कि पॉइंट्स, नाम, करंट कॉलोनी को देख पाएंगे। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए।